हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित बातों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकारों के साथ साथ उसके लाभ और हानि के बारे में भी अध्ययन किया। पिछला टॉपिक हमारा व्यापार संतुलन से संबंधित था, जिसमें हमने धनात्मक व्यापार संतुलन और ऋणात्मक व्यापार संतुलन की चर्चा की, जहां हमने देखा कि व्यापार संतुलन जब किसी देश का आयात उसके निर्यात के बराबर होता है तो ऐसी स्थिति व्यापार संतुलन कहलाती है। जबकि धनात्मक और ऋणात्मक की बात करें तो धनात्मक व्यापार संतुलन से आशय जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से कम हो तो यह स्थिति धनात्मक, और ऋणात्मक के अंतर्गत जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो तो ऐसी स्थिति ऋणात्मक कहलाती है। ये सभी बातों की चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। आज उसी क्रम में हम एक टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। जैसा पिछली एक वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार कोई नवीन घटना नहीं है, अपितु अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्राचीन समय से की जाने वाली प्रक्रिया है, जिसके प्रमाण हमें पिछली कई शताब्दियों में भी देखने को मिलते। अंग्रेजी शासन था तब तो व्यापार होता ही था। उससे पहले भी कुछ प्रमाण हमारे सामने आते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रमाण की यदि हम बात करें तो रेशम मार्ग के बारे में जानकारी हासिल होती है। रेशम मार्ग, जिसे सिल्क रूट कहा जाता है, यह मार्ग चीन से आरंभ होता हुआ भारत होते हुए यूरोप जाया करता है। चीन में बनने वाली रेशम यूरोपियन बाजारों में बिकती थी। जिस मार्ग के तहत होकर ये जाती थी, उस मार्ग को इतिहासकारों ने रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहकर पुकारा। अर्थात ये प्रमाणित होता है कि ये मार्ग अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता था। लगभग 6000 किलोमीटर लंबा ये मार्ग एशियाई देशों को यूरोपियन देशों से जोड़ने का कार्य करता था। चीन में बनने वाली रेशम, चीनी रेशम का उत्पादन काफी विस्तृत पैमाने पर होता था, क्योंकि प्राचीन समय में अगर देखा जाए तो एशियाई संस्कृति अपने कई मामलों में विकसित थी। बांग्लादेश की यदि हम बात करें, जो पड़ोसी देशों में ही शामिल था और अब भी है, ये बांग्लादेश में भी रेशम का उत्पादन होता था। मलमल कहा जाता था।
बांग्लादेश के अंतर्गत ढाका नामक क्षेत्र में मलमल का निर्माण होता था और ये मलमल इतनी सॉफ्ट और कोमल हुआ करती थी कि ये बताया जाता है कि पूरे के पूरे थान को एक अंगूठी के अंदर से होकर निकाला जा सकता था। अपने आप में बेहद ही आश्चर्य भरी बात। हालांकि अब भी ऐसे कपड़ों का निर्माण होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्राचीन समय में ढाका की मलमल विश्व प्रसिद्ध थी। यहां से होकर ये माल यूरोपियन देशों में जाता था। कारण था यूरोपियन देश धनी देशों में शुमार थे, जबकि एशियाई देश गरीब देशों में थे। ऐसे में एशियाई देश इनका इस्तेमाल बहुत कम करते थे। यूरोपियन देशों के द्वारा सिल्क का, रेशम का इस्तेमाल होता था, तो ये रेशम इसी रेशम मार्ग के माध्यम से होकर यूरोप पहुंचते हैं। तो कहने का आशय, प्राचीन समय में भी ये प्रमाण हमें देखने को मिलता है कि भारत होते हुए चीन से यूरोप रेशम मार्ग जाता था और इस मार्ग से अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता। तो जहां सिल्क रूट की बात हुई और यह समय था लगभग 12वीं सदी से लेकर 13वीं सदी के मध्य में। इसी के साथ एक प्रमाण और सामने आता है और वो है दास व्यापार। दास व्यापार 15वीं सदी के समय ये दास व्यापार प्रचलन में था। यहां किसी वस्तुओं का व्यापार नहीं हो रहा है, अपितु इसके अंतर्गत श्रमिकों का व्यापार किया जाता था। मजदूरों को एक देश से दूसरे देश तक मजदूरी करने के लिए जबरदस्ती जहाजों पर लादकर ले जाया जाता था। लंबी समुद्री यात्राएं होती थी, भूखे प्यासे उन्हें पटक दिया जाता था, धूस धूस कर जहाजों में भर दिए जाते थे। अधिकांश की तो रास्ते में ही मौत हो जाया करती थी। कुछ जो जिंदा पहुंचते थे वो बीमारियों का शिकार हो जाते थे या शरीर उनका बिल्कुल कमजोर हो जाया करता था। ऐसे लोगों को मजदूरी करवाई जाती थी, विशेषकर यूरोपियन देशों के द्वारा एशियाई देशों के लोगों को अफ्रीकी देशों में ले जाया जाता था। यूरोप, एशिया और अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है आज भी जहां संसाधनों के भंडार हैं, क्योंकि अफ्रीका के अंतर्गत उन संसाधनों का विदोहन अन्य महाद्वीपों के मुकाबले कम हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप को अंधा महाद्वीप भी कहते हैं। कारण है वर्षा वनों की यहां अधिकता है। सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंच पाता है, यानी प्राकृतिक संसाधन यहां आज भी बहुतायत मात्रा में है। लेकिन 15वीं सदी के समय जब यूरोपियन नागरिकों के द्वारा विश्व के तमाम देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया जा रहा था, तो एक
अफ्रीका भी उनमें से था। यूरोपियन चाहते थे कि अफ्रीकी क्षेत्रों के जो संसाधन है उन्हें इस्तेमाल किया जाए। परिणामतः एशिया से मजदूरों को अफ्रीका लाया जाता था। यूरोपियन मेहनत करना नहीं जानते थे और वो मेहनत नहीं कर सकते, लेकिन यूरोपियन इस बात को जानते थे कि एशियाई लोग मेहनती हैं, ये मेहनत कर सकते हैं, इसलिए इन्हें यहां से अफ्रीकी क्षेत्रों में ले जाया जाता था। कैरिबियाई क्षेत्रों में इनको ले जाया जाता था। यहां से यहां तक लंबा समुद्री मार्ग पड़ता था। इस समुद्री मार्ग में जहाजों में लोगों को लाद कर ले जाते थे। बड़े बड़े मालिक सेठ यहां के लोगों को अपना गुलाम बनाते थे, दास बनाते थे। उनकी बॉडी पर गरम सलाखों से निशान बनाए जाते थे। सोचिए और मानव होने के नाते इस बात की कल्पना कीजिए कि हमारी बॉडी पर एक हल्का सा तेल, गरम तेल का छींट भी पड़ जाए तो हम तड़प उठते हैं। हमारी उंगली अगर गर्म तवे पर टच भी हो जाए तो हम तड़प उठते हैं। गर्म पानी अगर हम पर गिर जाए तो हमारी स्थिति क्या होती है ये हम अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ के लोग दास बनाते थे एशियाई लोगों को। दासों की कोई पहचान नहीं होती थी, उनका कोई नाम नहीं होता था, अपितु सेठ का जो पहचान है, मालिक की जो पहचान है, उसी पहचान से दासों को जाना जाता था। गरम सलाख करके बॉडी के किसी भी हिस्से पर, हाथ पर, चेहरे पर, मुंह पर, पैर पर लगा दिए जाते थे। उस गरम सलाख से, लोहे की गरम छड़ से खाल ऊपर आती, मांस तक निकल आता था। समय बीतने के बाद वो घाव तो भर जाता था, लेकिन निशान हमेशा के लिए रह जाता था। और यही निशान पहचान कराता था इस दास का मालिक कौन है। तो इसी तरह से यहां से नागरिकों को यहां लाते थे और यहां मजदूरी करवाई जाती थी। कैरिबियाई द्वीपों के अंतर्गत हम बात करें, फिजी, गुआना, मॉरिशस, ऐसे कुछ द्वीप हैं जो कैरिबियाई द्वीपों में आते हैं। आपने कभी वेस्ट इंडीज टीम के बारे में जाना? वेस्ट इंडीज विश्व के नक्शे पर अगर आप देखें तो वेस्ट इंडीज नामक कोई देश उपस्थित नहीं है। जी हां, विश्व के नक्शे पर वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है। क्रिकेट की अन्य टीमों की तरह जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, ऐसे तमाम देशों की टीम है और तमाम टीमों के देश हैं ये कह सकते हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज टीम किसी एक देश की नहीं है, अपितु अफ्रीका के आसपास छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। फिजी है, गुआना है, मॉरिशस है, ऐसे कुछ द्वीप हैं। जब यहां से लोगों को यहां लाया गया तो यहां के निवासी वापस जा नहीं सकते थे, यहीं बस गए और यहीं बसने से जो एक नया समूह बना वो वेस्ट इंडीज बना। वो कैसे? इस तरह से अगर डिवाइडेशन करें तो ये आता है ईस्ट मतलब पूरब और इधर का हिस्सा आता है वेस्ट मतलब पश्चिम। एशिया के यहां पर इंडिया है, यानी इंडिया ईस्ट में है, पूरब में है, अफ्रीका वेस्ट में है,
इंडिया के लोगों को यहां लाया गया, तो इससे बना इंडीज। और ईस्ट में इंडिया है ओरिजिनल, ये वेस्ट में है तो बना वेस्ट इंडीज। सुना होगा कुछ खिलाड़ियों के नाम आपने वेस्ट इंडीज के, शिव नारायण चंद्रपॉल, राम नरेश सरवन। क्या कभी सोचा कि भारतीय भगवानों के नाम इन लोगों ने क्यों रखे? राम और शिव का संबंध वेस्ट इंडीज के लोगों से क्या है? वो संबंध ये है कि यहां के जो लोग हैं वो मूल रूप से कहां के हैं? इंडिया के, भारत के। और यहां से लोग जब यहां पहुंचे तो एक नया समूह बना और वो कहलाया वेस्ट इंडीज। जो मूल निवासी है इसी क्षेत्र के वो वहीं के रहे, और जो यहां से आए वो एशियाई मूल के या भारतीय मूल के कहलाए। तो मैं बात कर रहा था अंतरराष्ट्रीय व्यापार के इतिहास की, अर्थात 15वीं सदी में दास व्यापार देखने को मिलता था और यहां से लोगों को यहां ले जाया जाता था, अर्थात उस समय में भी व्यापार होता। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कोई आज की घटना नहीं। इसी के साथ अगर एक और देखें, हमारे भारत की स्थिति की बात करें तो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बारे में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। कर्नाटक केरल के आसपास का क्षेत्र टीपू सुल्तान का था। जब ब्रिटिश शासन भारत आया तो टीपू सुल्तान ने एक बात कही थी कि मेरे क्षेत्र से इलायची और लौंग का व्यापार नहीं किया जाएगा। आप इस लाइन को समझ रहे हो मैं कहना चाह रहा हूं। टीपू सुल्तान ने ये बात कही थी कि मेरे क्षेत्र से इलायची और लौंग का व्यापार नहीं किया जाएगा, यानी यूरोपियन देशों में नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है? पहले जाता था। इसका मतलब है कि पहले जाता था, या ये कह सकते हैं कि अन्य क्षेत्रों से जा सकता है लेकिन टीपू सुल्तान के क्षेत्रों से नहीं। तो इस वाक्य से भी हमें ये प्रमाण मिलते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार कोई नवीन घटना नहीं है, अपितु प्राचीन समय से सदियों से गठित होने वाली, संचालित होने वाली प्रक्रिया है जो आज विस्तृत रूप में हमें दिखाई देती। आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। शेष जानकारी हम आगामी वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल। धन्यवाद।